कहानी कुर्सी की में अब बात करते हैं जरा उत्तरकाशी के सुरंग हादसे की, जिसके 274 घंटे पूरे होने वाले हैं और अब कुछ ही देर में आज की सबसे बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। टनल के अंदर फंसी 41 जिंदगियों को किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हादसे के बाद से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और पल पल का अपडेट भी उन तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री लगातार मुख्यमंत्री से तो बात कर ही रहे हैं, इसके अलावा पीएमओ की टीम वहां पर मौजूद है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक सिर्फ अब एक और पाइप को ड्रिल के जरिए वहां पर लगाया जाना बाकी है। उसके बाद मजदूरों से रेस्क्यू टीम कनेक्ट करने में कामयाब हो जाएगी और रेस्क्यू टीम पूरे जोर शोर से अपने मिशन में इस वक्त जुटी हुई है। आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं वो दिखाते हैं। इसके अलावा जो वहां पर सुरक्षा टीम जो काम कर रही है वो क्या अपडेट दे रही है, ये भी देखिए। रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है, कुछ बाधाएं आ रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए। चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो भी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है। आशा है, क्योंकि जिस तरह पहाड़ हमको एक के बाद एक चुनौतियां सामने देता रहता है, वो चुनौतियां कल रात में भी आई, आपको मालूम है। तो ये कहना मुश्किल होगा कि आज शाम में हो जाएगा, लेकिन हम आशावादी हैं, होपफुल हैं कि आज शाम तक हम इनको कर पाएंगे। सर, बहुत अंतर बाकी बचा नहीं है। सर, इसमें एक कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि जो वेल्डिंग होती है उसमें क्या ड्रिलिंग का जो प्रोसेस होता है, क्या उसको जोड़ करके टाइम माना जाता है? आप कह रहे हैं ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि वेल्डिंग अभी हो रही है, एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ा जा रहा है। तो क्या वेल्डिंग हो रही है, क्योंकि उसमें 2 घंटे का समय लगता है, तो क्या वेल्डिंग हो रही है या फिर ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है, अंदर पाइप को डालना शुरू कर दिया गया है? तो ड्रिलिंग हो गई है एक पाइप की और उसके बाद जो सेकंड पाइप की ड्रिलिंग होनी है उसके लिए वेल्डिंग चल रही है। तो अच्छा। काम शुरू हो गया, एक और पाइप इंसर्ट हो गई है और सेकंड पाइप की वेल्डिंग उसके साथ की जा रही है। सर, पाइप डाले जाने बाद का एसओपी क्या होगा? पाइप डाले जाने के बाद का? पाइप डाले जाने के बाद पहले तो ये डिटरमिन किया जाएगा कि पाइप पूरी सुरक्षित है, तो हमारे लड़के पहले अंदर जाएंगे। थोड़ा बहुत मलबा रहता है या पत्थर वत्थर रहते हैं जो कि स्ट्रेचर की व्हील्स के ऊपर मूवमेंट को अगर दिक्कत कर सकते हैं, तो हम उसकी सफाई कर देंगे ठीक से। और लड़के पहले अंदर जाएंगे ताकि वो अपना इक्विपमेंट उस तरफ ठीक से पहुंचा पाएं। और फिर हमने 3-4 टीमें तैयार कर रखी हैं, स्ट्रेचर्स तैयार हैं, फिर हम उनको निकालना। सर, अब कोई अवरोध तो नहीं है? अब कोई बीच में ऑब्स्टिकल, अब कोई अवरोध तो नहीं है बीच में, कोई अवरोध ऐसा कोई? ये कहना तो कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि जो बाकी का भी 10-12 मीटर बचा है उसमें सामने क्या आ सकता है हमें मालूम नहीं है, लेकिन कुछ भी सामने आए उसको हैंडल करने की तैयारी हमारी। सर, आप कह रहे हैं इस बार जो पाइप है उसको लेकर के आप लोगों ने थोड़ा स्ट्रैटेजी और सीधे आपको वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन जहां चल रहा है वहां लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद जुड़ चुके हैं वहां से। मनीष, जरा बताइएगा अभी किस स्टेज पर है ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन? सौरभ, जिस तरह से ये हमेशा टाइम पीरियड सेट किया जा रहा था, अब ऑफिशियल्स ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि दरअसल टाइम पीरियड इसे फोकस करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जैसे आज अमेरिकन ऑगर मशीन चली उसके तुरंत बाद एक और हर्डल आया। हालांकि कल देर रात से लेकर अभी तक वो नहीं चल रही थी, फिर उसे चलना शुरू किया और करीबन 1.5 मीटर चलने के बाद एक बार फिर से हर्डल आया। तो अभी इस समय काम को थोड़ा स्लो डाउन किया गया है और एक बार फिर से अमेरिकन ऑगर मशीन को दोबारा से चेक किया जा रहा है और फिर उसके बाद जो पाइप है उसको अंदर इंसर्ट करने की पूरी तैयारी की जाएगी। अभी तक कुल मिला के 45 मीटर के लगभग पाइप जा चुकी है, उसके अलावा 3 और पाइप्स हैं उनको भेजा जा रहा है और उसके बाद ये जो आज कम से कम 10 से 15 घंटे का वो वक्त होगा जब उसके बाद ही ये संभवतः ये लग रहा है कि जो 41 वर्कर्स अंदर हैं उनकी खुशखबरी आ सकती है या फिर उन तक पाइप पहुंचेगा और फिर वो सभी बाहर आ पाएंगे। तो करीबन हमें 12 से 15 घंटे अभी भी इंतजार करना होगा, लेकिन चूंकि ये जो पूरा का पूरा डेब्री है यानी मलबा है, उसके अंदर लोहा है, चट्टाने हैं और वो एक बड़ा हर्डल बना हुआ है। इसी वजह से कल देर रात भी एनडीआरएफ के जवान पाइप के अंदर गए, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर, हाइड्रोलिक कटर लेकर उन्होंने उस पूरे जो लोहे को काटा, बहुत मुश्किल हालात में काटा और फिर जाकर ये अमेरिकन ऑगर मशीन चलनी शुरू हुई। तो ये एक बड़ा अपडेट है और अभी इसीलिए जो एक्सपर्ट्स की टीम है उनको भी बुलाया गया है। सौरभ, एक बार फिर से हम आपको पूरा यहाँ पे जो सिचुएशन है वो दिखा दें
कि सामने ये टनल है, इस टनल के 200 मीटर अंदर वो 57 मीटर का पूरा मलबा है, जहां पर 45 से 50 मीटर के लगभग इस समय पाइप जो कि करीबन 36 इंच यानी करीबन 800 मिलीमीटर डायमीटर है जिसका, वो अंदर जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद अब बाकी के जो 12 मीटर हैं वो पहुंचाना बहुत ही बड़ी मशक्कत का काम करना पड़ रहा है। वहीं सामने एसडीआरएफ की टीम है और दूसरी तरफ एनडीआरएफ की टीम। नीचे बेस में 6 बेडेड हॉस्पिटल तैयार किया गया है ताकि जो भी बाहर निकले उनको दवाई दे सकें, फर्स्ट एड दे सकें। जो हमें पता लगा है ऑफिशियल सोर्सेस के द्वारा, करीबन 4 से 5 ऐसे अंदर 41 में से वर्कर्स थे जिन्होंने कहा कि उनका आंखों में इचिंग हो रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट की टीम गई। आज जनरल वीके सिंह गए, उन्होंने खुद जो इलेक्ट्रॉनिक सेट था यानी वायर के थ्रू खुद बात की। उन्होंने गब्बर सिंह नेगी जो कि सुपरवाइजर हैं और उसके अलावा सबा अहमद जो कि सीनियर फोरमैन हैं, सीएम उत्तराखंड ने भी उनसे इस बारे में बात की और सभी का हालचाल पूछा। सभी बेहद मोटिवेटेड हैं और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि हम कब बाहर निकलेंगे, क्योंकि आज 12वां दिन है। तो 12 दिन 41 जिंदगियों को बचाने की ये जंग अभी भी जारी है। सौरभ, मनीष बने रहिएगा हमारे साथ। ये बड़ा जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन है, पहले तो ये हम सबको समझना चाहिए। इसीलिए जैसा मनीष ने शुरुआत में ही कहा ना कि हमारी दिलचस्पी हो सकती है इस बात में, हमको जानने की उत्सुकता हो सकती है कितना वक्त और कितना वक्त और। हमसे ज्यादा तो वो बेचारे जो 41 लोग अंदर हैं उनको है या उनके परिजनों को है। लेकिन रेस्क्यू टीम की कोशिश ये कैसे पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था हो। आप जो काम कर रहे हैं, पाइप डाल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई दुर्घटना हो जाए, तो उससे पूरी तरीके से वो बचना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आप टाइम फ्रेम पर फोकस इस वक्त मत कीजिए, लगातार अंदर जो मजदूर हैं उनके साथ संपर्क में, जो बाहर जितने भी टीम वहां मौजूद है और मेडिकल टीम है वो संपर्क में है। तो ये सारी कवायद जो है इस वक्त वहां पर चल रही है। जहां तक बात है कि किस स्तर पर इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वहां पर कमी रखी गई हो, ये हमको समझना चाहिए। चाहे वो मशीनें हो, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो टेक्निकल एक्सपर्टीज हो। विदेश से भी एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत पड़ी तो वो भी वहां पर हुआ है। वहां पर बिल्कुल उन्नत तकनीक की मशीन ले जाने की जरूरत पड़ी, जैसा मनीष बता रहे थे, वो भी वहां पर इस वक्त मौजूद है। कमी कोई नहीं रखी जा रही है, लेकिन कई बार आपका सामना जब प्रकृति से होता है तब उसमें कुछ वक्त लगता है। क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि जो आपने कहा वो सबको समझना चाहिए, क्योंकि पहाड़ के लोग तो ये समझते हैं, लेकिन हम शायद जो लोग जो दिल्ली बम्बई में बैठे हैं या जो मैदानी इलाकों में, उनको विशेष करके पहाड़ की जटिलता नहीं पता होती है। संयोगवश मैं 13, 14, 15 मैं भी बद्रीनाथ जी के दर्शन करके ही आया हूँ। और ये जो रास्ता है, ये यमुनोत्री वाला रास्ता है, ऑल वेदर जो हाईवे बन रहा है, जो भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। उसके पीछे वजह यही कि कभी भी कहीं से भी गढ़वाल के जो पहाड़ हैं वो बड़े कच्चे पहाड़ हैं, भुरभुरी मिट्टी के पहाड़ हैं, अभी उतने पके नहीं हैं, उतने पुराने नहीं हैं, तो कहीं भी अचानक धसक जाता है, वहां पर ये चीजें हो जाती हैं। अब वो टनल बन रही थी जिसमें ये लोग फंसे हैं। लेकिन मेरी जो निजी जानकारी है, चूंकि संयोगवश वहीं था मैं उस वक्त, ये पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, 13 तारीख से 12 तारीख की ये घटना है, 13 तारीख से पूरा सिस्टम जिसको कहते हैं कि हाईएस्ट अलर्ट मोड में था। और जितनी तरह की चीजें, मशीनें हों, एक्सपर्ट हों, उनको ले जाने में जरा सी भी कोई देरी नहीं हुई। और हम लोग चूंकि कई बार बात करते हैं, धर्म विज्ञान की बात करते हैं, कई बार लोग हाथ से भी करने लगते हैं। वहां पर जो स्थानीय लोगों की मान्यता थी कि एक बाबा बौखनाथ का मंदिर था जो टनल बनाए जाने में वो हटा, उसको बाद में स्थापित किया गया। और कमाल की बात यह है, ये मैं किसी अंधविश्वास के लिए नहीं, लेकिन पहाड़ के लोग तो आस्था पर ही चलते हैं, विशेष करके जो 4 धाम की यात्रा करते हैं उनको पता है। बाबा बौखनाथ का मंदिर स्थापित किया गया, ऑस्ट्रेलियाई एक्सपर्ट आए तो उन्होंने भी सबसे पहले वहीं जाकर उनको प्रणाम किया, जबकि वो तो ऑस्ट्रेलियाई टनल एक्सपर्ट है, उसका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके वो चीफ है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो एक बेहतर कोशिश हो रही है जिसका परिणाम हम जल्दी देखेंगे। लेकिन पहाड़ है, प्रकृति है, इसमें हम उस तरह से काम नहीं कर सकते जो हमको शायद सामान्य स्थितियों में दिखता है। ईश्वर करे कि जल्द से जल्द वो 41 बिल्कुल सब ये कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो सभी लोग वापस आए सकुशल और पूरे स्वस्थ ही वो लोग बाहर, हम लोग उनको देख पाए, अपने परिजनों के पास वो लोग पहुंचे। लेकिन अब पिछले कुछ वक्त में, कुछ वर्षों में इस रेस्क्यू ऑपरेशंस में भारत की एक महारत हुई है। कम से कम हमारी टीम्स जो हैं अब वो बड़ी सशक्त हैं, जो कि किसी भी ऐसे प्राकृतिक हादसे के वक्त जाती है। देखिए, एनडीआरएफ अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी तरफ से जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है यहाँ पर
देखिए, मैं खुद पहाड़ से हूँ तो मुझे पता है कि टनल बनाना कितना मुश्किल होता है। सालों लग जाते हैं एक टनल को बनाने में, और उसके बावजूद टनल में पानी गिरता रहता है, ये सब कुछ होता है। और टनल मतलब अपने आप में एक जटिल वो है। और क्रिस कूपर जैसे एक्सपर्ट जो हैं, जो कि टनलिंग एक्सपर्ट हैं, डैम टनलिंग और इस रेलवेज़ के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने उत्तरांचल में पहले भी प्रोजेक्ट्स पे काम, रेलवे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, उनकी मदद ली गई है इसमें, और आधुनिक मशीनों के ज़रिए किया जा रहा है। देखिए, ऐसे ऑपरेशंस में अगर आप जल्दबाजी करें और एक और जो है वो पहाड़ खिसक जाए अंदर, और एवलांच, जिसे एवलांच भी बोल सकते हैं, पहाड़ खिसकना भी बोल सकते हैं, तो वो हो जाए तो और दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए समय जो है वो लगेगा इस पूरे ऑपरेशन में। लेकिन जो प्राथमिकता है वो ये है कि वो लोग जो हम फंसे हुए मजदूर हैं वो वापस बाहर आ जाएं, जो सुरक्षित बाहर आ जाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब बताया जा रहा है कि पीएमओ की एक तो टीम वहां पर मौजूद है, गडकरी जी वो वहां पर बाकायदा देख रहे हैं सारे ऑपरेशन, बताया उन्होंने। वीके सिंह वहां पर हैं, मुख्यमंत्री तो 3 बार वहां 3 दफे जा चुके हैं, और प्रधानमंत्री शायद 3 बार फोन पर अपडेट ले चुके हैं। आज भी शायद ले रहे हैं प्रधानमंत्री, रात को डेली अपडेट ले रहे हैं पीएमओ से कि वहां पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है। और मुझे लगा इस तरह की अगर घटना घटी तो उसके बाद सरकार कैसा रिस्पॉन्ड करती है बहुत महत्व रखता है। प्रधानमंत्री मोदी जिस हिसाब से लगातार उस पर नजर रख रहे हैं, राज्य सरकार, धामी सरकार जिस हिसाब से वहाँ पर लगातार नजर रख के सुविधा उपलब्ध करा रही है, मुझे लग रहा है कि ये काम जल्दी निपट जाएगा। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि इस दुर्घटना से सीखने के बाद नितिन गडकरी के मंत्रालय ने 29 जो टनल और बन रही है इस तरह की, उनका सेफ्टी ऑडिट का ऑर्डर दे दिया है, और कोंकण रेलवे के साथ उनका एक एग्रीमेंट हो गया है, और 7 दिन के अंदर सेफ्टी रिपोर्ट्स आ जाएंगी इसके अंदर। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार ने इस बात को सीखा इस हादसे से कि यह कहीं और हादसा इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। इसके उन्होंने बाकी जो टनल्स बन रहे हैं उसके लिए सेफ्टी का मेजर जो ध्यान रखा है, वो भी एक ध्यान देने वाली बात है। इसमें एक जरूरी चीज़ है जो बार बार सवाल उठ रहा है और जिसका जवाब गडकरी जी से भी पूछा गया। जो एस्केप रूट होता है, एस्केप चैनल होता है ऐसी बड़ी टनल्स में, वो मैंडेटरी की जाए। मुझे लगता है कि हर हाल में आगे से जो भी टनल बन रही हो, और मुझे लगता है कि इससे सबक भी लेंगे जिस ऑडिट की बात हो रही है, क्योंकि ये दोबारा गड़बड़ नहीं। क्योंकि जब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर लंबी टनल होती है और उसमें कहीं बीच में होगा तो फिर आपको ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस में मुश्किल हो। उसी के लिए एस्केप तो बहुत बड़ी टनल है, बहुत बड़ी टनल। अच्छा, मनीष कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ अपडेट है शायद। जी मनीष बताइए। सौरभ, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पीएमओ के एक्स एडवाइजर हैं भास्कर खुलबे, वो खुद यहाँ पर हैं। उसके अलावा जो बाकी मंगेश जो कि पीएमओ से यहाँ पर आए थे, वो मॉनिटर कर रहे थे, उन्होंने हमें बताया था कि प्रधानमंत्री खुद इसको 2 से 3 बार दिन में इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। और जब हमने आज मुख्यमंत्री से बात की थी तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि मैं प्रधानमंत्री को इन्फॉर्म करके आया हूं, और जनरल वीके सिंह ने भी ये बात कही। अब सौरभ, जो चुनौती थी वो इस बात की थी कि कैसे आगे बढ़ा जाए, इसलिए इस समय हमारे पास वो तस्वीरें मौजूद हैं। अभी जो तस्वीरों में अगर आप देख पाए तो दरअसल इसमें बहुत क्लैरिटी के साथ वो पैच दिखाई दे रहा है जिसको बहुत मुश्किल हालात में एनडीआरएफ ने अंदर जाकर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एनडीआरएफ के 2 जवान अंदर गए, पाइप के अंदर गए, फिर उन्होंने कटर से, हाइड्रोलिक कटर से बड़ी मशक्कत के बाद रात को 2:30 पर इसको काटा, और अमेरिकन ऑगर मशीन जो यहां पर थी ताकि वो सुचारू रूप से चल सके। ये 4 तस्वीरें हैं जो अभी हमें एक्सक्लूसिवली मिली हैं सौरभ, और ये बताती हैं, दर्शाती हैं कि ये ऑपरेशन कितना मुश्किल है। लगता है कि अगले 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर जो मुश्किल हालात हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, और जो 57 मीटर पाइप है वो अंदर चली जाएगी। लेकिन उसी बीच ये जो, क्योंकि चट्टाने हैं, नए पर्वत हैं, जो नीचे के रॉक्स हैं वो काफी सॉलिड हैं, उसके अलावा जो लेग्स यानी जो आप सीमेंटेड ब्लॉकिंग कहते हैं, उसमें जो लोहा है वो बेंट होके नीचे आया हुआ है, जिसे काटना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं, दिखाती हैं कि ऑपरेशन कितना मुश्किल है। इसीलिए सूझबूझ के साथ ये कहा गया कि कम से कम 10 से 12 घंटे या 12 से 15 घंटे का लगभग इंतजार करना जरूरी होगा। सौरभ, अभी बात कर रहे थे जो बोकनाग टेम्पल के बारे में, तो मैं आपको यहां से तस्वीर दिखाऊंगा। जो झंडे लगे हुए हैं, जो ध्वज लहरा रहा है, दरअसल यहाँ के लोगों की धार्मिक आस्था है, और उसी आस्था के प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ पे ये स्थापित किया गया है। यहाँ के स्थानीय लोग डेली यहाँ पूजा करते हैं। यहाँ तक कि पुष्कर सिंह धामी जब आज अंदर जा रहे थे टनल पे, तो उन्होंने भी सबसे पहले हाथ जोड़े यहाँ पर। तो एक तरफ जहाँ टेक्नोलॉजी है तो वहीं धार्मिक आस्था, दोनों के दोनों यहाँ पर एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और चुनौती है 41 जिंदगियों को बाहर बचाने की। उनके परिवार के लोग जब बात करते हैं उनसे तो यही सवाल पूछते हैं, हम कब बाहर निकलेंगे। तो पेशेंस खत्म हो रहा है, समय निकलता जा रहा है। आज 12वां दिन है सौरभ। अभी तक जैसा आपने भी बताया कि वहां पर एक व्यवस्था की गई है कि
उन तक जो है एक माइक्रोफोन पहुंचा दिया गया और बाहर स्पीकर एक है जिससे वो लोग उनकी आवाज़ बाहर आती है। क्या कहते हैं वो जो अंदर जो लोग हैं, 41 लोग हैं, कितने लोग एक तो बात कर रहे हैं, क्या ज़्यादातर उनकी बातों में पता चलता है? सौरभ, ये बताना बड़ा जरूरी है क्योंकि 41 इसमें लोग हैं जिसमें से 2 बड़े इंपॉर्टेंट की रोल प्लेयर हैं। एक जिसका नाम है गब्बर सिंह नेगी जो कि सुपरवाइजर हैं इस टनल के, और दूसरा नाम है सबा अहमद जो कि सीनियर फोरमैन है। दरअसल इन दोनों ने ही बहादुरी के साथ सबसे पहले ये सिग्नल दिया कि अंदर हम जिंदा हैं। जब ये मलबा गिरा तो उस दौरान यही नहीं पता लग रहा था किसी को, सुबह 5:30 बजे नाइट शिफ्ट का टाइम था और किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार क्या अंदर कोई बचा है या नहीं। हमें ये भी जानकारी मिली है कि इस मलबे के अंदर कई सारे गाड़ियां भी फंसी हुई हैं, तो जो इनके इक्विपमेंट्स हैं वो फंसे हुए हैं। तो इन दोनों ने बेहद बहादुरी के साथ सिग्नल दिया पाइप के जरिए, उसे डी वाटरिंग पाइप कहते हैं, यानी पानी का जो फ्लो जाता है उसको प्रेशर के साथ दिखाया और ये बताया कि हम जीवित हैं। और फिर उसके बाद सबका मनोबल बढ़ाया, यहाँ तक कि हमें ये भी परिवार के लोगों ने कहा कि वो भजन कीर्तन अंदर कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, वो घूमते फिरते हैं, वो अपने जो चीज़ें हैं वो मांग रहे हैं। परिवार के लोगों को कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द वापस आएंगे। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे समय बीता, अब 12वां दिन है। पिछले 2-3 दिनों से जो परिवार के लोगों से हमारी बात हो रही है, उन्होंने कई सारे ऑडियोज हमसे शेयर किए। उन्होंने बताया जो पाइप से जब वो बात कर रहे थे उस दौरान का भी, और अब जब इलेक्ट्रिक फ़ोन जो वायर के जरिए जो फ़ोन है माइक उससे बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि अब सब बेसब्र हो रहे हैं। हालांकि खाने की उनको कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन बिल्कुल भरपूर मात्रा में है, उसके अलावा जो उनको पास दवाइयाँ हैं वो उनके पास पहुँच रही है, साइकेट्रिस्ट उनको ट्रीट कर रहा है, उसके अलावा जो कपड़े उनके पास पहुँच गए हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि 2 किलोमीटर के क्लोज चैम्बर में है जहां पर वो घूम तो सकते हैं लेकिन अपनों से नहीं मिल सकते, और यही वजह है कि अब उनको इंतजार है बाहर आने का, और वो बार बार यही पूछते हैं कि हम कब बाहर आएंगे, आप परेशान मत होइए, हम कब बाहर आएंगे। तो ये वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है। करीबन 10 कंपनियां, कुल मिला के 1000 से ज्यादा लोग उनके, और 70 से ज्यादा आधुनिक इक्विपमेंट्स, यहां तक कि 5 प्लान जब बनाया गया था, प्लान 5, वो भी इसलिए बनाया गया था ताकि ये जल्द से जल्द निकल सके। लेकिन अब पूरा दारोमदार ये ठीक सामने के अंदर जो डीप पेनिट्रेट किया जा रहा है पाइप के जरिए, जिसमें 45 से 50 मीटर हो चुका है और 12 मीटर और बाकी है, इसी के ऊपर है ताकि इसी जगह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ उन 41 लोगों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन दुख और दर्द परिवार का यह है कि 12 दिन हो गए हैं, अभी तक उनको कोई नहीं मिल पाया है, और उनका सिर्फ बात तो कर पा रहे हैं, इस बात का सुकून जरूर है। सौरभ ये ठीक, हम तो इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकते आप ऐसी जगह फंसे हुए हों 12 दिन लगातार, और इसमें से अब तो संपर्क भी कुछ दिनों के बाद ही हो पाया उनसे, तब तक तो आप घुप एक अंधेरी गुफा के अंदर बंद हैं। उनके सौभाग्य की बात ये थी कि वो जिस सुरंग के अंदर बंद है वहाँ बिजली और पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू थी, मतलब पानी मिल रहा था उनको वहाँ पर अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी के कारण वहाँ लाइट की भी व्यवस्था बनी रही लंबे समय तक। इसके कारण वो वहाँ सर्वाइव कर पाया। अगर वहाँ पर ये दुर्भाग्य से अगर वहाँ बिजली नहीं होती और पानी की व्यवस्था नहीं होती तो 12 दिन तक बिना बिजली और बिना पानी के वो इस अंधेरे में कैसे जिंदा रहते, मुझे लग रहा है। उसके बाद भी मतलब एक एंजाइटी तो होती है, घबराहट होती है, साइकेट्रिक मतलब प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है। लेकिन हिम्मत की बात है कि 12 दिनों के बाद भी वो वहाँ सुरक्षित है और हिम्मत बनाए हुए हैं। और मुझे लगा सरकार ने मेरे से बहुत कोशिश की है, उनके पास साधन भेजे, सुविधाएं भेजी, अंदर जो भी खाना वाना भेजा है, इससे वो सर्वाइव कर रहे हैं। और ईश्वर ने चाहा तो कल दोपहर तक वो अपने परिवार के साथ मिल सकेंगे।